नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमने पूरा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का जो पाठ्यक्रम था उसको हमने देख लिया था, और आज के दिन हम प्राचीन के इतिहास के जो है पहले बिंदु पाषाण काल पे अध्ययन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने प्राचीन इतिहास में 10 बिंदुओं को देखा था कि टोटल 10 बिंदु पढ़ने हैं, जिसमें से पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र प्रसार काल, वैदिक काल, इसके बाद बुद्ध काल, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, फिर इसके बाद पूर्व मध्य काल। 10 बिंदु बताए थे। आज पहले बिंदु पाषाण काल पर हम पाषाण काल को शुरू करेंगे। जैसा कि जो पाषाण काल है वह पूरा का पूरा जो पहले के लोग थे पाषाण काल के, उनका घर से लेके बर्तन, आवास, सब कुछ क्या था? पत्थर का था। और जो प्राचीन इतिहास है उसमें पाषाण काल पूरे इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड अपने अंदर लिए हुए है। जो पाषाण काल का कालखंड है वो लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से लेके 6000 बीसी तक है, और 6000 बीसी से लेके अब तक जो हम लोग चल रहे हैं वो पूरा इतिहास है। तो पूरे इतिहास में जो पाषाण काल है वो बहुत बड़ा कालखंड अपने अंदर लिए हुए है। पहले हम हिस्ट्री के एक हेडिंग डाल लेते हैं। कैमरे में आ रहा है आपसे? एकदम आ रहा है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो पाषाण काल है वो अपने अंदर लगभग जो पाषाण काल है वो लगभग 5 लाख बीसी से 6000 बीसी तक। ठीक है। बहुत बड़ा इतिहास का बहुत बड़ा भाग अपने अंदर लिए हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाषाण का जो प्रयोग था, जैसे कि हम लोग हैं होमो सैपियंस, इसके बाद आता है, पहले था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद होमो हेबिलिस, और फिर इसके बाद होमो सैपियंस। जो होमो हेबिलिस मानव था वही पाषाण का पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों के औजारों का यूज करता था, पत्थरों के घरे में रहता था और पत्थरों का बर्तन यूज करता था। सारी चीजें पत्थरों का ही था। तो क्यों ना हम पहले इस चीज पे ध्यान दें कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का उत्पत्ति कौन से काल में हुई। तो मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुई। अब तृतीयक युग क्या है, प्लायोसीन काल क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आज हम पाषाण काल पे जो है चर्चा न करके पहले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पर हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझने के बाद मानव का विकास कब हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इसके बाद हम मानव के विकास के क्रम को अगर देखें तो हमको पाषाण काल समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो हम आज पाषाण काल पर चर्चा न करके पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पर हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी हमारी, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक भाग है। सौरमंडल का एक क्या है, भाग है। लेकिन जो सौरमंडल में जो पृथ्वी है, इसकी अनुमानित जो आयु है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष से लेके 4.8 अरब वर्ष पुरानी है, ऐसा अनुमान लगाया गया। अब से फोन देखो किसका है। तो पृथ्वी हमारी, जो पृथ्वी की आयु है वो 4.6 से लेके 4.8 अरब वर्ष पूर्व है, ठीक है। पृथ्वी सौरमंडल का भाग, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी थी, इसकी सबसे पहले जो अनुमानित आयु था, एक थे वास्ते द बफन, कास्ते द बफन, ठीक है। कास्ते द बफन ने सबसे पहले पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया। उनको जो है वैज्ञानिक भी कहा जाता था, भविष्यवक्ता भी कहा जाता था, कास्ते द बफन को। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी की आयु पृथ्वी की आयु को अनुमानित लगाने वाले, पृथ्वी की आयु के बारे में चर्चा करने वाले कौन थे, तो आपका जवाब होगा कास्ते द बफन, ठीक है। जो उन्होंने आयु बताई थी पृथ्वी की, वो 4.8 से थोड़ा से ज़्यादा था, ठीक है। इसके बाद जेम्स हटन आए। जेम्स हटन, सबसे पहला प्रयास था पृथ्वी का आयु बताने में, सबसे पहला प्रयास था कास्ते द बफन का। सबसे पहले इन्होंने ही पृथ्वी की आयु बताने का एक अनुमान लगाया। फिर इसके बाद जेम्स हटन आए। हालांकि जेम्स हटन की ही बात सिद्ध हुई। जेम्स हटन जो थे, इन्होंने कहा कि चट्टानों के आधार पर हम पृथ्वी की आयु बता सकते हैं, ठीक है। जेम्स हटन, और इन्हीं की बात क्या हुई, सिद्ध हुई। यूरेनियम डेटिंग के आधार पर हम चट्टानों के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमको लगता है समझ में आ गई होगी। एक और बात, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट का निर्माण हुआ था 60 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो भूपर्वती जो बोला जाता है, ऊपरी भाग, उसका निर्माण हुआ था 60 करोड़ वर्ष पूर्व। और यह डेट अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के, ठीक है। ठीक है, इतने का अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक।
जैसा कि हम बात किए, पृथ्वी हमारी ये है अर्थ, ठीक है। इसकी आयु को समझने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, पृथ्वी की आयु को समझने के लिए, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु को समझने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, और वो है महाकल्प, युग और शक या काल, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया। टोटल 5 महाकल्प हैं। 5 महाकल्पों में युगों की संख्या 4 है, और टोटल शक या काल 18 हैं। 5 महाकल्पों को 4 युगों में विभाजित किया गया है, और 4 युगों को 18 शक या काल में विभाजित किया गया है। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से समझेंगे तो समझने में मजा आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं जो 5 महाकल्प हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आपका हो जाएगा पैलियोजोइक, दूसरा पैलियोजोइक, तीसरा पांच महाकल्प यही हैं। ठीक है, नियोजोइक, ठीक है। अब इसको जो है युगों में विभाजित किया गया है। युगों में विभाजित कैसे किया गया है कि हमने क्या बताया था, जो पृथ्वी थी इसको क्रस्ट का निर्माण कब हुआ था? 60 करोड़ वर्ष पूर्व, यही ना हुआ था। तो जो पैलियोजोइक जो है इसका जो समय अवधि है वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व है, पैलियोजोइक का। तो यहीं से प्रथम युग की शुरुआत हुई, इसीलिए इसको प्राथमिक युग कहा जाता है। यहां कोई युग नहीं है, ये प्राथमिक युग है। जो मेसोजोइक हो द्वितीयक युग में आता है। सीमोजोइक तृतीयक युग, और नियोजोइक चतुर्थक युग। पांच महाकल्पों को 4 युगों में विभाजित कर दिया गया है, और इन 4 युगों में टोटल 18 शक होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उसी प्रकार से ये भी, इसमें भी 4 युग ही हैं।
ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इस युग में कौन कौन से शक आते हैं, फिर उसको हम पढ़ेंगे। और फिर ये पढ़ेंगे कि उस शक या काल में कौन कौन चीज़ों की उत्पत्ति हुई, किस किस चीज़ों का विकास हुआ, वो हम शक और काल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम जैसे कि 5 महाकल्पों में विभाजित किए थे, फिर उसको 4 युगों में विभाजित किए। अब हम इसको शक या काल में विभाजित करेंगे। ठीक है, पहले हम महाकल्पों को लिख लेते हैं। कैमरे में आ रहा है? ठीक है, ये 5 महाकल्प हैं। 5 महाकल्पों में इसको 4 युगों में विभाजित किया गया। इसमें कोई युग नहीं है। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। चार युगों में विभाजित किया गया है। अब इसको शक या काल में विभाजित किया गया जाएगा। तो जो प्री पैलियोजोइक है, जिसमें कोई युग नहीं है, उसमें भी 2 काल हैं। एक है आर्कियन और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। जो प्राथमिक युग है, इसको टोटल 6 भागों में, 6 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, और पर्मियन। जो पैलियोजोइक युग है, जो प्राथमिक युग है, इसमें टोटल 6 शक हैं। ठीक है, जो मेसोजोइक है, जो द्वितीयक युग है, द्वितीयक युग को 3 काल में विभाजित किया गया है। ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रीटेशियस। ठीक है,
तो इसको इतना नोट करिए। फिर हम जो मेसोजोइक है, जो द्वितीयक युग है, इसका विभाजन नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब हम द्वितीयक युग को, इसको तो हमने बता दिया। द्वितीयक युग में टोटल 3 भाग हैं। त्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। द्वितीयक युग को 3 शक में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें तृतीयक की, तृतीयक युग को टोटल 5 वर्गों में विभाजित किया गया, 5 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, अब से कैमरे में नहीं आके बता देना, ठीक है। ओलिगोसीन के बाद आपका आ जाएगा मायोसीन, फिर प्लायोसीन, हमने स्टार्टिंग में ही बोला जो मानव की उत्पत्ति हुई वो तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुई। यहीं पे तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में ही मानव की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद आगे आप जब मानव के उत्पत्ति और विकास को पढ़ेंगे, फिर रामापृथिकस, शिवपृथिकस, ब्रह्मपृथिकस, और भी इसको जब विकास के क्रम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। चतुर्थक युग को 2 वर्गों, 2 कालों में विभाजित किया गया है। एक है प्लीस्टोसीन पहला, प्लीस्टोसीन, और दूसरा है होलोसीन। चतुर्थक युग को 2 काल में विभाजित किया गया है, और होलोसीन जो है वो अभी चल रहा है। इसकी समय अवधि बढ़ भी सकती है। अभी तो ये 10,000 वर्ष पूर्व से चल रहा है, और आगे हो सकता है इसमें 10,000 वर्ष और जुड़े, या 20,000, कब तक मानव रहे कब तक ना रहे, उसमें जो है होलोसीन में ये जुड़ता रहेगा। अब इतना नोट करिए। अब हम चर्चा करेंगे कि आर्कियन युग में, आर्कियन काल में क्या हुआ, प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ, ठीक है, फिर कैम्ब्रियन, ये सब जो है अब हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना नोट करिए। जो प्राथमिक युग है उसको जो शक है, जो शकों में विभाजित किया है, वो भी हम सोच रहे हैं आगे लिख के इसी में बताते हुए चले। इसमें आ जाएगा आपका कैम्ब्रियन,
ठीक है, कैमरा इधर। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद आपका होगा ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, और फिर इसके बाद पर्मियन। अब टोटल जो युग हैं और जो शक हैं, अगर शकों की हम गिनती करें तो 2 इसमें, 6 इसमें, 6 2 8, 8 3, द्वितीय युग में 3 शक, 8 3 11, 11 5 16 और 16 2 18, टोटल 18 शक। 4 युग में टोटल 18 शक में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्कियन युग में क्या हुआ, आर्कियन काल में क्या हुआ। जो पहले पृथ्वी एक आग का गोला था, तो आग का गोला जब वो शांत हुआ तो उस समय जो चट्टानें बनी, वहीं से प्री पैलियोजोइक महाकल्प लिया जाता है। ये ना सोचिएगा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से, ऐसा नहीं है, जब पृथ्वी शांत हुई तब से लिया जाता है। आर्कियन युग में क्या हुआ कि आग ने, आर्कियन काल में आग्नेय चट्टानों का आ रहा है कैमरे में, ग्रेफाइड और नीस के रूप में थी। हालांकि ये जो चट्टानें थी, जो चट्टानों का निर्माण हुआ, तो जो लावा था उसमें क्या था, उसमें खनिज था, खनिज। अब खनिज में क्या था, लोहा और सोना। लोहा और सोना जिन चट्टानों में पाया जाता है वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन में। इसमें क्या होता, जो वलित पर्वत होते हैं, जो वलित पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में ही हुआ था, और इस समय समुद्रों में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होना शुरू हो गए थे। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में। वलित पर्वत का जो निर्माण है इसी काल में हुआ, और समुद्रों में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होना प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, इसके बाद जो कैम्ब्रियन काल है, कैम्ब्रियन में देखेंगे आप तो इसी काल में विंध्य पर्वत का निर्माण इसी काल में हुआ, और इसी समय समुद्री घास का जो विकास हुआ, समुद्री घास, इसी काल में जो है इनका
समुद्री घास उत्पन्न होने लगी और विंध्य पर्वत का निर्माण कैम्ब्रियन काल में ही हुआ। और इसी समय बिना रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ वाले जीवों का क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि इस समय जो है बिना रीढ़ वाले जीव उत्पन्न होना शुरू हो गए थे कैम्ब्रियन काल में। ठीक है। अब इसके बाद ओर्डोविशियन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसा माना जाता है कि समुद्रों में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था। उस समय रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए थे ओर्डोविशियन काल में समुद्रों में। ठीक है, याद रखना, समुद्रों में, स्थलों पे नहीं। समुद्रों में रेंगने वाले जीव उत्पन्न होना शुरू हो गए थे और जो समुद्र था वो स्थलों में प्रवेश कर गया था इस समय। ठीक है, समुद्र का स्थलों में प्रवेश ये ओर्डोविशियन में हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ सिल्यूरियन काल में? अभी तो हम पढ़े थे कैम्ब्रियन में बिना रीढ़ वाले जीव उत्पन्न हुए थे, लेकिन सिल्यूरियन में रीढ़ वाले जीव उत्पन्न होना शुरू हो गए थे। ठीक है, इसका इतना नोट करिए। सिल्यूरियन, कैम्ब्रियन में बिना रीढ़ वाले के जीव, जो बिना रीढ़ वाले जीव थे वो उत्पन्न होना शुरू हो गए थे, लेकिन जो सिल्यूरियन था इसमें रीढ़ वाले जीव उत्पन्न होना शुरू हो गए थे। और इसी समय मछलियों का विकास प्रारंभ हो गया था सिल्यूरियन काल में। अब हम डियोनियन की बात करते हैं। डियोनियन में इसको मत्स्य युग भी कहा जाता है। मत्स्य युग, डियोनियन को मत्स्य युग कहा जाता है, मत्स्य युग, क्योंकि शार्क मछली का विकास डियोनियन काल में ही हुआ था। शार्क मछली, और इसी समय 40-40 फीट लंबे वृक्ष उत्पन्न होना शुरू हो गए थे। 40-40 फीट वृक्ष, लंबे वृक्ष उत्पन्न होना क्या हो गए थे? शुरू हो गए थे। कार्बोनिफेरस, थोड़ा से इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे, इतना नोट करिए। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में जो कार्बोनिफेरस काल है इसमें स्थलीय भाग पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। रेंगने वाले जीव उत्पन्न होना शुरू हो गए थे और इसी काल में उभयचर जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और इस काल में 100 फीट लंबे वृक्ष उत्पन्न होना प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, ये था कार्बोनिक फेरस काल में। पर्मियन में क्या हुआ? इसमें
जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेस पर्वत का विकास हुआ पर्मियन काल में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेस पर्वत का विकास हुआ पर्मियन में। अब हम ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इस पे हम चर्चा करेंगे। जगह थोड़ी कम है तो इतना नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब हम ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे ट्रियासिक काल के बारे में। जैसा कि कार्बोनिफेरस जो काल था उसमें हमने देखा कि रेंगने वाले जीव उत्पन्न होना प्रारंभ हो गए थे, लेकिन ट्रियासिक में, जो ट्रियासिक काल है, इसमें रेंगने वाले जीवों का विकास होना प्रारंभ हो गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, कार्बोनिफेरस में वो उत्पन्न होना प्रारंभ हुए थे और ट्रियासिक काल में उनका विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, रेंगने वाले जीवों का विकास ट्रियासिक में ही हुआ। इसके बाद केकड़ा इसी काल में देखा जाता है। केकड़े के बाद अगर हम बात करें तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका विकास ट्रियासिक की चट्टानें, इनका विकास ट्रियासिक काल में ही हुआ। और जैसा कि जो जुरैसिक है वो डायनासोर के लिए प्रचलित है। इसमें क्या हुआ था कि जुरैसिक में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, डायनासोर आ गए थे। जुरैसिक में डायनासोर की उत्पत्ति होती है। इसके बाद कंगारू की भी उत्पत्ति होती है जुरैसिक में ही। और इसी काल में स्थल और वायु में रहने वाले जीवों का उत्पत्ति होती है। स्थल और वायु में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। ये जुरैसिक में होता है। ठीक है, अब हम क्रिटेशियस की बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक लूना झील है। ठीक है, रुकिए, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद क्रिटेशियस, इसको थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। क्रिटेशियस में कछुए की उत्पत्ति होती है क्रिटेशियस काल में। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में राकी और दक्षिणी अमेरिका में एंड्रयूज पर्वत का निर्माण होता है। और इसी काल में भारत के महाराष्ट्र में एक ओल्ड जिला है, उसमें एक ज्वालामुखी फटता है। फिर इसके बाद वहाँ पे एक लूना झील का निर्माण होता है।
और जो ज्वालामुखी फटा, उसका जो लावा था, जब वो ठंडा हुआ तो वहीं से वो काली मिट्टी में बदल गया। तो वहीं से काली मिट्टी का भी प्रचलन शुरू होता है। क्रिटेशियस काल से जो है काली मिट्टी उत्पन्न होती है। ठीक है। भारत के इसको काली मिट्टी, उत्पन्नता इसी काल से होती है भारत में। भारत में अब हम बात करते हैं तृतीयक युग के बारे में। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहली बार स्तनधारियों का जो है विकास होता है। वो स्तनधारी उत्पन्न होते हैं सबसे पहले पेलियोसीन काल में। जीव का जन्म होता है पेलियोसीन काल में। ये स्तनधारी जानवर के रूप में नहीं थे, मानव के रूप में थे। अगर जानवर के रूप में देखा जाए तो पहले ही स्तनधारी जानवर उत्पन्न हो चुके थे। बाद में वो क्या हुआ, मानव के रूप में, मानव रूप में स्तनधारी। और कौन थे इसमें, एक आ जाएगा आपका कपि। गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है। और इन्हीं को प्राइमेट्स कहा जाता है। इन्हीं के समूह को, इनके समूह को क्या कहा जाता है, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए। इन्हीं के समूह को प्राइमेट्स कहा जाता है। स्तनधारियों का जो है इसी काल में जो है उनका जन्म होता है और मानव के रूप में होता है। वो जानवर के रूप में थे और फिर इसके बाद इनके समूह को प्राइमेट्स कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इयोसीन काल पे हम देखेंगे। ठीक है। अब इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, अगर हम इस पे देखें, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये चारों इन काल में पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें ओलिगोसीन में हिमालय का, ट्रांस हिमालय का उदय होता है। इसके बाद ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय का, इसमें ग्रेट हिमालय का उदय होता है। मायोसीन में आपका मध्य हिमालय, और देखा जाए तो हिमालय के लिए जो है, और हाँ, प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय, शिवालिक, चारों, ये चारों काल में हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है। और
मानव के पूर्वज की उत्पत्ति अगर देखा जाए, जो रामापिथिकस और एस्थेलोपिथिकस जो मानव की उत्पत्ति हुई वो प्लायोसीन में काल में ही हुई। हम पहले ही बताए थे जो है कि तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में ही मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये इसी समय मानव की उत्पत्ति, और ये मानव रामापिथिकस एस्थेलोपिथिकस के रूप में जो है हम इनके आगे चर्चा करेंगे। इतना नोट करिए, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि अब हम बात करते हैं प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल की। ठीक है, तो वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सी। प्लीस्टोसीन, इसमें क्या होता है कि इसमें मैदानी भागों का निर्माण होता है। मैदानी भागों का निर्माण होता है और जो हिम चादर पिघलने लगते हैं, और प्लीस्टोसीन काल में ही जो मानव का वर्तमान रूप आ गया था। जैसे कि प्लायोसीन काल में तो मानव की उत्पत्ति होती है, लेकिन चतुर्थक युग में प्लीस्टोसीन काल में ही मानव का वर्तमान रूप आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं होलोसीन। होलोसीन काल, इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये 10,000 से लेकर आज तक अभी चल ही रहा है होलोसीन काल। होलोसीन, इसमें क्या होता है कि 10,000 से लेकर आज तक जो है चल ही रहा है। ऐसे मानव का विकास होता है, कृषि करता है, पशुपालन वगैरह करता है, तो आगे पढ़ेंगे ही। और फिर इसके बाद जैसा जैसा हो रहा है आज के टाइम पे, वही सब ये होलोसीन काल में ही आ गया है। ठीक है, अब फिर इसके बाद मानव जो हमारा पाषाण काल है वो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 6 पूर्व तक है। फिर हम ये पूरा का पूरा आज पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास को हमने देखा, और थोड़ा से हमने इसको जल्दी जल्दी में भी देखा है, क्योंकि अगर हम इस पे विस्तार से चर्चा करने लगते तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता। और वैसे भी ये इतिहास का विषय नहीं है, ये भूगोल का विषय है, तो हमको लेकिन इसमें से कुछ जानकारी लेनी थी, तो वो हमको मिल गई है। अब हम आगे देखेंगे कि मानव का विकास कैसे होता है, और जब मानव का विकास होता है तो मानव की 2 शाखाएं उसमें से निकलती है, एक हमारी और आपकी, और दूसरी वो जिसमें चिंपैंजी वगैरह होते हैं और बंदर वगैरह होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जो बंदर थे, जो चिंपैंजी थे, वो हमारे पूर्वज हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसको जो है 2 भागों में विभाजित किया गया, एक होमोनाइड्स और एक होमोनिड्स। जो हमारी है, जिसमें मानव के जो पूर्वज थे वो होमोनिड्स थे, और इसमें जो है फिर इसमें 3 भाग में विभाजित होता है, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलियस और होमो सैपियंस। फिर इस पे हम अब अगले दिन देखेंगे कि कैसे मानव का विकास होता है, और फिर आगे आपको पढ़ेंगे कि रामापिथिकस मानव और भी जो हिमालय में मानव मिले, उनको जो है क्या हुआ कि देवों के नाम से जो है उनका रख दिया गया, जैसे रामापिथिकस, आगे राम लगा दिया गया है।
फिर आप शिवापिथिकस पढ़ेंगे तो आगे शिव का जी का नाम लगा दिया गया है, तो ब्रह्मपिथिकस। तो ये सब चीज़ें जो है हम अगले दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। और तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि किसका कब कब निर्माण हुआ था और किस चीज़ की कब, कौन से जीव का कब विकास हुआ था, ये हिमालय का निर्माण कौन से जो है काल में हुआ था, ये सब चीज़ें हमने देख लिया है, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर इसको अगर आप आसानी से डेली एक बार अध्ययन करेंगे तो याद हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है थोड़ा सा। लेकिन एक बात याद रखना इसमें कि जो चीज़ें याद करनी है बहुत क्रम से याद करनी है, ठीक है। जैसे महाकल्प ही हो गया तो इसमें सॉरी पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक, क्रम से ही याद करना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रहे, और जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप अपनी परिस्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर आप किसी कार्य को कर ही नहीं रहे हैं तो आप अपने लिए, अपने भविष्य का जो निर्माण आगे होने वाला है उसको खतरे में कर रहे हैं। पढ़ना या कोई भी कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका भविष्य कैसा होगा ये आपके वर्तमान पर ही डिपेंड करता है। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग अच्छे परिवार में होते हैं, फिर कुछ ऐसा दशा हो जाती है, ऐसा दिन देखना पड़ता है कि वो सह नहीं पाते उस चीज़ को। मैंने देखा है, एक बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने एक शायरी लिखा है कि मैं शायर से मदारी हो गया हूँ, करतब दिखाने पड़ रहे हैं, यकीन मानो फूलों में पला था, अब पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। ये शायरी जो है यार मेरे दिल में लग गई। ये इतनी छोटी सी शायरी, इतनी छोटी सी पंक्ति ही उसके पूरे जीवन का सार निर्धारित कर दे रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा होए या कुछ ऐसा दिन देखने को मिले, इसलिए मेहनत करिए। आपका वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्माण करता है, याद रखिए। वर्तमान में जैसा काम करेंगे भविष्य में वैसा फल मिलेगा। वर्तमान में जिस प्रकार के आप बीज बोएंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। इसलिए थोड़ा से अपने ऊपर ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। जितनी मेहनत करेंगे आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा और उतना ही अच्छा होगा। खैर, अब चलते हैं, ठीक है। मेरा मतलब बस अभी इतना ही था कि ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। अब जो है अब अगले दिन मानव के उत्पत्ति और विकास पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम पाषाण काल पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है।